हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, यानी कि जो संकुल यौगिक होते हैं उन संकुल यौगिकों में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है या केंद्रीय धातु जो आयन होता है उसकी हम निकालना सीखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था कि वे कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है। हम जानते हैं कि जो संकुल यौगिक हैं उनका निर्माण कौन से तत्वों के द्वारा होता है। इनका निर्माण होता है संक्रमण तत्वों के द्वारा, और संक्रमण तत्व कौन से होते हैं जिनमें रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं। तो हमें इनकी क्या निकालनी है, इनकी निकालनी है ऑक्सीकरण अवस्था। सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था होती क्या है। तो हम देखते हैं कि केंद्रीय धातु आयन पर उपस्थित आवेश, जो केंद्रीय धातु आयन है यानी कि जो आयरन है उस पर उपस्थित जो आवेश होगा वो केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। अब यहाँ इस एग्जाम्पल को देखिए। इस एग्जाम्पल में केंद्रीय धातु आयन कौन सा है, केंद्रीय धातु कौन सी है, तो वो है आयरन। ये हमने अभी पहले सीखा था क्या कि बड़े ब्रैकेट के अंदर जो बंद होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम समन्वय मंडल बोलते हैं। ये क्या हो गया हमारा समन्वय मंडल। और समन्वय मंडल के बाहर जो मंडल होता है उसे बोलते हैं हम हम आयनन मंडल। ये समन्वय मंडल है, ये आयनन मंडल है। तो हमने क्या देखा था कि जो समन्वय मंडल है उस समन्वय मंडल में कौन कौन होते हैं, धातु होती है और धातु के साथ उपसह संयोजक बंध से जुड़े हुए लिगेंड होते हैं। और धातु की स्थिति कैसी होती है, केंद्रीय होती है। तो इसमें समन्वय मंडल में धातु उपस्थित है वो कौन सी है, वो आयरन है। तो हमें इस आयरन के लिए क्या निकालना है, इस आयरन की हमें ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है, जिसे हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि हम इस कंपाउंड का क्या कराएं, इस कंपाउंड का कराएं हम आयनन, जिससे कि हमने समन्वय मंडल पर आवेश मिल जाए और आयनन मंडल का आवेश अलग से मिल जाए। यदि हम इसका आयनन करवाते हैं, यानी कि हम इसे आयनों में तोड़ते हैं, तो क्या होगा, जो ये समन्वय मंडल है इसका आयनन नहीं होगा, आयनन होगा सिर्फ और सिर्फ इन आयनों का। तो कैसे टूटेंगे ये, 4 पोटेशियम प्लस आयन आ गए। उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में एक आयन इसका आएगा जिसे हम संकुल आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संकुल आयन, यानी कि समन्वय मंडल के जो अंदर है वो एक संकुल आयन के रूप में आएगा। और संकुल आयन क्या आएगा, FeCN6। अब हमें इस पर चार्ज निकालना होगा, तो देखते हैं इस पर चार्ज कितना आता है। एक बार समझिए, यदि ये एक कंपाउंड है NaCl, हमने इसको आयनित करवाया तो क्या आया, सोडियम प्लस। अब जितना धनावेश है दूसरे आयन पर उतना ही क्या होगा, ऋणावेश भी होगा। यानी कि यौगिक कुल कैसा, यौगिक कैसा होना चाहिए, यौगिक आना चाहिए उदासीन। तो एक धनावेश एक ऋणावेश। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, MgCl2। हम जानते हैं कि MgCl2 किसमें टूटेगा, Mg में और 2 Cl आयन में। और Cl आयन कैसे होंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया -2। कितना हो गया, 2। तो धनावेश भी कितना आना चाहिए, धनावेश भी 2 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देंगे +2। सिंपल सी बात है। इसी प्रकार एक और देखते हैं, AlCl3। आयनन करवाया, किस किस में हुआ, इसका आयनन हुआ एल्युमिनियम प्लस 3 क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन आ गए। तो यहाँ पर कुल ऋणावेश कितना हुआ, -3। तो यहाँ पर धनावेश कितना हो जाएगा, +3। तो इसी प्रकार यहाँ पर कुल धनावेश कितना हुआ आयनन मंडल का, +4। तो इतना ही आवेश इस आयन पर भी होना चाहिए, संकुल आयन पर, और इसके विपरीत होना चाहिए जिससे कि ये उदासीन आ जाए। तो यहाँ पर कुल आवेश धनावेश कितना है, +4 है। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, -4। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके जो समन्वय मंडल है या संकुल जो आयन है
उस पर जो चार्ज है वो कितना आया, -4। ये क्या हो गया हमारा संकुल आयन। अब हम संकुल आयन में यदि आयरन का ऑक्सीजन नंबर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखते हैं। सिर्फ हम बात करेंगे अब इसकी। देखिए हमें किसकी निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, उस पर आयनों की संख्या, उस पर आवेश कितना है, चार्ज कितना है। तो हमें आयरन पर चार्ज निकालना है, इसे लिख देंगे हम X से, X प्लस। अब हमें निकालना है Cn का। जो Cn लिगेंड होता है वो होता है Cn माइनस, यानी कि इस पर एक ऋणावेश होता है। अब जो ये लिगेंड होते हैं इन पर आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा धनावेशित है, कौन सा ऋणावेशित है। इसके लिए आपको PDF मिल जाएगी। उस PDF में से आप सभी लिगेंडों के जो लिगेंड हैं, धनावेशित लिगेंड कौन सा है, ऋणावेशित कौन सा है, कौन सा कितना चार्ज है, उसकी आपको PDF मिल जाएगी। उस PDF में से देखकर आप अपने नोट्स में एक बार इनको लिख लेना। जहाँ पर हमने लिगेंड के बारे में लिखा है, लिगेंडों के प्रकार लिखा है, उसके बाद में आप लिख लेना लिगेंडों का सारणी के द्वारा वर्गीकरण। और उस सारणी में हम सभी प्रकार से लिख देंगे कि कौन सा धनावेश, एक दंतुक में धनावेशित कौन से, ऋणावेशित कौन से हैं, किस पर कितना धनावेश है, कितना ऋणावेश है, कौन कौन से उदासीन है। इसी प्रकार द्विदंतुक में कौन से धनावेश है, कौन से ऋणावेश है, कौन से उदासीन है, उन सभी को हम लिख देंगे सारणी में और वहाँ से आप इनको देख लेना। तो आपको पता चल जाएगा कि जो Cn आयन है, Cn जो लिगेंड है उस पर -1 चार्ज होता है। तो कुल कितने हैं ये, कुल 6 हैं और प्रत्येक पर चार्ज कितना है, -1। तो ये क्या हो गया, इसका कुल चार्ज हो गया बराबर, यानी कि अब इस आयन पर जो कुल चार्ज होगा वो हमें बराबर कर देना है। वो कितना आ रहा है, -4। कितना आ गया, -4 आ गया। अब यदि हम निकालने चाहें तो क्या लिखाएंगे, x माइनस 6 बराबर -4। इसे हम इससे लिख सकते हैं x बराबर 6 माइनस 4 बराबर 2। यानी कि यहाँ पर आयरन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +2 आएगी। क्या आएगी, +2, यानी कि इस पर +2 चार्ज है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था आएगी। अब हम इसे एक डायरेक्ट और निकाल सकते थे। यहाँ पर तो हमने इसे आयनों में तोड़ा, संकुल आयन में, फिर संकुल आयन के लिए निकाला है। यदि हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, पोटेशियम कितने हैं, पोटेशियम पर चार्ज कितना है, +1। ये आपको याद रखना है, कितना है, +1। तो कितने हैं ये, 4 प्लस का 1 प्लस में किसका निकालना है, आयरन का हमें निकालना है। उसके बाद देखते हैं आयरन को, तो आयरन लिख देंगे X प्लस। अब देखना है हमें Cn का, कि Cn का कितना होता है, Cn का होता है -1 और कितने हैं ये, 6। तो 6 × -1 इक्वल, इस बराबर में क्या लिखना होगा, इस स्पीसीज पर, पूरी स्पीसीज पर कुल आवेश कितना है, कुल आवेश 0 है। यहाँ पर इस पर कुल आवेश कितना था, -4 था, इसलिए हमने बराबर -4 लिखा। इस पर कुल आवेश कितना है, 0 है, तो इस कुल आवेश का लिख दिया हमने, 0 लिख दिया। कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हमने इसे आयनों में तोड़ा है। ये आयन हो गया, ये आयन हो गया, तो इस आयन पर -4 है, जबकि ये एक पूरा यौगिक है। हमने कहा था कि ये एक उदासीन यौगिक है। उदासीन क्यों है, क्योंकि जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 + x - 6 = 0। यदि हम x बराबर लिखना चाहें तो क्या आएगा, 6 - 4 और x बराबर कितना आ जाएगा, 2, यानी कि आयरन +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, जो कि यहाँ पर भी हमारा यही आया था। तो दोनों प्रकार से हम देख सकते हैं कि इनमें समान ऑक्सीकरण अवस्था आती है। अब इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगला एग्जाम्पल,
अगला एग्जाम्पल देखते हैं और हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकालते हैं। कौन से इस वाले से देखते हैं। आयरन, सबसे पहले क्या आ रहा है आयरन। आयरन के लिए हमें निकालना है तो क्या लिखेंगे X प्लस। अब H2O के लिए, H2O एक उदासीन लिगेंड है जिस पर 0 चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? 0 चार्ज होता है। और इनकी संख्या कितनी है? 6 0। इसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद क्या आता है? Cl2 आयन आता है, Cl2 आता है। और ये कितनी, इस पर चार्ज कितना होता है? Cl पर -1 होता है। इनकी संख्या कितनी है? 2 है, तो हम 2 × -1 लिख देंगे। अब इस पर कुल चार्ज कितना है? कुल चार्ज इस पर कितना है? 0 है, तो बराबर हम 0 लिख देंगे। अब लिखेंगे हम x प्लस 0 माइनस 2 बराबर 0, या हम लिख दें x माइनस 2 बराबर 0, या लिखे x बराबर 2। तो आयरन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में होगा? +2 ऑक्सीकरण अवस्था में होगा इस कंपाउंड में भी। अगला देखते हैं एक और इसी प्रकार से, इसको देखते हैं कि कोबाल्ट है। कोबाल्ट के लिए सबसे पहले क्या लिख देंगे? X प्लस Cl पर कितना चार्ज होता है? Cl लिगेंड पर -1, और कितने हैं ये? 2, तो 2 × -1। अब जो इथाइलिन डाइएमीन लिगेंड है उस पर 0 चार्ज होता है, और ये कितने हैं? 2 × 0। इसके बाद देखते हैं एक क्लोराइड आयन आया हुआ है, इस पर कितना चार्ज होगा? -1। इक्वल कर देंगे 0 के, क्योंकि कुल आवेश कितना है? 0 है। तो क्या लिख देंगे? x -2 प्लस 0 -1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x -3 बराबर 0, x बराबर 3, यानी कि जो कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण अवस्था आई है वो +3 आई है। तो अब आपने देख लिया होगा कि किस प्रकार से हम यौगिकों की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं हम ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए। तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है, तो हम उसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए निकालते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्रोमियम के लिए X प्लस, अब कौन सा है? अमोनिया है। अमोनिया पर चार्ज होता है 0। क्या होता है? अमोनिया लिगेंड पर चार्ज होता है 0, और इनकी संख्या कितनी है? 3 है, तो 3 × 0। इसी प्रकार प्लस में करेंगे H2O पर कितना चार्ज होता है? 0 चार्ज होता है, और ये कितने हैं? 3 हैं, तो 3 × 0। आगे देखते हैं कि क्लोरीन आयन है, कितने हैं? 3 हैं क्लोराइड आयन, और कितना चार्ज है इन पर? -1, तो 3 × -1 इक्वल किसके हो जाएगा? बराबर किसके हो जाएगा? 0 के। अब आगे देखते हैं हम कि X प्लस ये कितना हो गया? 0, ये कितना हो गया? 0 प्लस कितना आ गया? -3 बराबर 0, x -3 बराबर 0, यानी कि x बराबर में +3। कितना आ गया? +3, यानी कि इसकी जो क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी है? वो है +3। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। पीटी के लिए क्या लिखते हैं? X प्लस में NH3 के लिए कितना आएगा? चार्ज 0 है, तो 2 × 0 प्लस क्लोरीन के लिए कितना आएगा? क्लोराइड आयन के लिए -1, लिगेंड के लिए तो कितना आ जाएगा? -1। और NO2 के लिए कितना होता है? NO2 के लिए भी -1 ही होता है। अभी बराबर किसके हो जाएगा? 0 के। तो हम देखते हैं कि X ये क्या हो गई? 0, ये क्या हो गया? -1 बराबर 0, यानी कि x -2 बराबर 0। तो
x बराबर कितना हो जाएगा +2। तो हम लिख सकते हैं कि Pt की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +2 है। अब अगला देखते हैं हम निकेल के लिए। इसके लिए क्या लिखेंगे, X प्लस क्लोराइड आयन के लिए, क्लोराइड लिगेंड के लिए -1 कितने हैं 4 इंटू -1। अब इस पर इक्वल चार्ज करना है, चार्ज कितना है -2, तो बराबर में -2 लिख देंगे। तो लिख सकते हैं हम x -4 इक्वल -2। अब क्या लिखेंगे हम, x इक्वल 4 - 2, x बराबर क्या आएगा, x बराबर 2 आ जाएगा, जो कि क्या होगा, वो निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था होगी। तो लिख सकते हैं निकेल +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। अगला देते हैं Mn के लिए, क्या लिखेंगे, x प्लस H2O के लिए क्या होता है, H2O के लिए 0 होता है, कितने हैं 6 इंटू 0 इक्वल कितने को हो जाएगा +2 के, कितना हो जाएगा +2 के लिए x प्लस 0 बराबर 2, x बराबर कितना आ जाएगा ओवरऑल, x बराबर आ जाएगा 2, यानी कि Mn कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो इस प्रकार से हम किसी भी उपसय संयोजक यौगिक की निकाल सकते हैं ऑक्सीकरण अवस्था उसके केंद्रीय धातु परमाणु की। अब एक शब्द और देखते हैं हम, वो है प्रभावी परमाणु क्रमांक। तो स्टूडेंट, ये प्रभावी परमाणु क्रमांक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। इसे हमें समझना जरूरी है कि प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है। EAN, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये शॉर्ट में बोलेंगे EAN। आपसे पूछा जाएगा कि इस यौगिक के EAN का मान निकालिए। तो जो संकुल यौगिक होते हैं उनके स्थायित्व को समझाने के लिए, संकुल यौगिक हैं उनके स्थायित्व को समझाने के लिए एक वैज्ञानिक थे सिज्विक वैज्ञानिक ने प्रभावी परमाणु क्रमांक की अवधारणा दी। इन्होंने बताया कि जो संकुल यौगिक होते हैं उनका जो परमाणु क्रमांक है, संकुल यौगिक होते हैं उनका जो प्रभावी परमाणु क्रमांक है वह अक्रिय गैस के बराबर होता है, यानी कि अक्रिय परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, जो कि उन्हें स्थायित्व प्रदान करता है। लेकिन यह बात सभी यौगिकों के लिए सत्य नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा बताया था। संकुल यौगिकों के स्थायित्व को समझाने के लिए सिज्विक ने प्रभावी परमाणु क्रमांक की अवधारणा दी। इस अवधारणा के अनुसार इन्होंने बताया कि कोई भी धातु है, कोई भी संक्रमण धातु है, उसमें संकुल यौगिक निर्माण के दौरान क्या होगा, लिगेंड के द्वारा उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म दान किए जाएंगे, जिससे कि धातु में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या बढ़ जाती है, और इन्हीं को बोलते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक। और ये प्रभावी परमाणु क्रमांक सिज्विक के अनुसार किसके बराबर होना चाहिए, अक्रिय युग्म के, अक्रिय परमाणु क्रमांक के बराबर होना चाहिए। अब इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में कि किस प्रकार से यौगिकों के लिए हम प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।